चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स। क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम लोग लेक्चर 5 आज देखेंगे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। किसी भी कार्बन चेन को हम कैसे बढ़ा या कार्बन चेन को कैसे हम छोटा कर सकते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। हाउ टू इंक्रीज भी सीखेंगे और डिक्रीज भी सीखेंगे। कार्बन चेन की लंबाई को कैसे हम घटा सकते हैं या किसी कार्बन चेन की लंबाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। चलिए पहला हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। पहले हम लोग कार्बन चेन बढ़ाना सीखेंगे। इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। और जो आपको पढ़ना है इसमें वो तरीका है एक, इसको हम कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? वुर्ज रिएक्शन, बाय वुर्ज रिएक्शन। और वुर्ज रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या होना चाहिए? तो वुर्ज रिएक्शन के लिए रिएजेंट होना चाहिए सोडियम और साथ में होना चाहिए ड्राई ईथर जो सॉल्वेंट की भूमिका में हो। वुर्ज रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? सोडियम और ड्राई ईथर रिएजेंट होना चाहिए। तो कहीं भी ये रिएजेंट दिखाई दे समझ जाइएगा इसका काम क्या है, कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए, देखिए ध्यान से, ये है आपके पास RX। RX का मतलब है हेलो एल्केन। R मतलब अल्काइल और X का मतलब है बच्चों हैलोजन। हेलो एल्केन, धैर्य रखिए, सब समझ में आएगा, परेशान मत होइए, 5 मिनट धैर्य तो रखिए। ये है आपके पास हेलो एल्केन और साथ में लेना है सोडियम का 2 एटम, सोडियम के 2 एटम, और यहाँ पर हेलो एल्केन का भी 2 मॉलिक्यूल लेना है। और साथ में जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट की भूमिका में है, सॉल्वेंट है। ऐसा करने से क्या होगा, जो R और R जो हैं 2 मॉलिक्यूल में R R आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और 2 सोडियम और 2 हैलोजन मिलकर 2NaX बनकर बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार इसका नाम हेलो एल्केन, या इसको अगर हम अल्काइल हैलाइड कहें तो हेलो एल्केन से ये एल्केन बना। लेकिन एल्केन कैसा बना? एल्केन विथ इंक्रीज्ड कार्बन चेन, इंक्रीज्ड विथ एल्केन विथ इंक्रीज्ड कार्बन। इसमें कार्बन की संख्या आप देखेंगे 1 से बढ़कर 2 हो गया, यानी आपने हेलो एल्केन में 1 कार्बन लिया था लेकिन उसमें 2 हो गया। नहीं समझ में आया सर? एग्जाम्पल समझिए, यहां हुआ क्या। देखिए यहां पर क्या है, RX हेलो एल्केन का 1 मॉलिक्यूल है और साथ में आपने क्या लिया है, 2 सोडियम लिया है और उसके बाद आपने हेलो एल्केन का 2 मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। RX का कितना मॉलिक्यूल लिया आपने? 2। तो 1 मॉलिक्यूल इधर से आया और 1 मॉलिक्यूल इधर से आया, इंटरफेस, आमने सामने, फेस टू फेस रिएक्ट किया। अब देखो सोडियम का काम है हैलोजन को के साथ बॉन्ड बनाना। यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है? 2, और हैलोजन भी कितना है? 2। तो 2 सोडियम और 2 हैलोजन, ये सोडियम इससे एक हैलोजन लेगा, इससे एक हैलोजन लेगा, 2 सोडियम और 2 हैलोजन मिलकर क्या बन जाएंगे? तो अल्टीमेटली क्या होंगे? देखो ध्यान से, यहां का R जो बच गया 100 और यहां का जो R बच गया 100, तो ये दोनों R और R जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। और साथ में जो 2 सोडियम है 100 और 2 हैलोजन है 100, तो 2 सोडियम और 2 हैलोजन मिलकर क्या बन जाएंगे? 2NaX बन जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल क्यों लेना है? क्योंकि जब जादू तो है नहीं ना, अक्षय कुमार तो है नहीं कि किस दिन में पैसा डबल। तो जब भैया जब हमको 1 से 2 करना है तो 2 अपने आप नहीं ना होगा, उसके लिए 2 मॉलिक्यूल भी तो होने चाहिए। अरे भाई, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी 2 स्पीसीज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ उसी प्रकार से 1 से 2 कैसे हो जाएगा? उसके लिए 2 मॉलिक्यूल कम से कम होने चाहिए। तो जब 2 मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का लेंगे और 2 सोडियम का एटम लेंगे तो सोडियम का 2 एटम 2 के मॉलिक्यूल से हैलोजन बाहर निकाल लेगा और ये वाला R और ये वाला R दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी कोई छोड़ के चला गया, इसका भी एक बॉन्ड बर्बाद हो गया, इसको भी कोई छोड़ के चला गया, इसका भी एक बॉन्ड बर्बाद हो गया।
तो ये एक एक बॉन्ड जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये दोनों आर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। पहले यहां तक लिखिए कि एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, इसको नोट डाउन करिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे चलेंगे। चलो एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो अब कॉपी करो इसको, यहां तक देखिए आपके पास क्या है, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। आपके पास है CH3Cl, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2। और साथ में क्या लेना है? सोडियम के कितने एटम लेने हैं? 2। और साथ में सॉल्वेंट क्या रखना है? ड्राई ईथर। ईथर क्या होता है सर? तो बताए हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन हो जाए तो उसको ईथर कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसको ईथर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल एनेस्थेसिया के रूप में बेहोश करने के लिए किया जाता है ना। तो ये आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। अल्कोहल फेनॉल ईथर नहीं पढ़ाया गया है, अब पढ़ाए हैं, नोमेनक्लेचर में तो पढ़ाया गया है। अब देखिए यहां पर क्या है, ऐसा करने से क्या होगा? CH3Cl का 2 मॉलिक्यूल है, तो दोनों मॉलिक्यूल का CH3 और CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और 2 सोडियम और यहां से 2 क्लोरीन मिलकर क्या हो जाएगा? 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर 2NaCl बनकर बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन हुआ कैसे? तो इसका मैकेनिज्म समझाते हैं जरा। देखो ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो ये रिएक्शन का समझने के लिए हम लोग मैकेनिज्म लिख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल हो गया क्लोरोमीथेन ये, और इसके साथ कितना एटम है सोडियम का? 1 एटम। और फिर साथ में कितना एटम है? एक और एटम ले लेते हैं सोडियम को, अलग अलग दिखाते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और इसके साथ क्लोरीन का, क्लोरोमीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल ले ले रहे हैं, अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब ऐसा करने से क्या होगा? आमने सामने दोनों मॉलिक्यूल, जो इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल इसका फेस इधर है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो फेस है वो इधर से है, फेस टू फेस इंटरैक्ट हो रहे हैं। अब जब फेस टू फेस इंटरैक्ट हो रहा है, अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम क्या करेगा? इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। और इसी प्रकार से ये सोडियम जो है वो क्या करेगा? इसके क्लोरीन को ये अपनी तरफ पुल कर लेगा। और ऐसा करने से NaCl और NaCl मिलकर क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा। नहीं बन जाएगा यार, Na और Cl NaCl, Na और Cl NaCl। तो यहां बच क्या गया? जरा देखो ध्यान से, यहां बचा क्या? ये वाला रेड वाला CH3 को Cl छोड़ के चला गया, तो इसका एक बॉन्ड बर्बाद हो गया। उसी प्रकार ये येलो वाला जो CH3 है और जो रेड वाला CH3 है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला NaCl और ये वाला NaCl क्या बन जाएगा? 2 बार NaCl, इसलिए एक साथ मिला के लिखेंगे 2NaCl। और इस प्रकार क्या बन गया? इथेन। और आपने क्या लिया था? क्लोरोमीथेन। तो जब आपने 1 कार्बन का हेलो एल्केन लिया तो उससे 2 कार्बन का इथेन बन गया, 2 कार्बन का एल्केन बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कार्बन चेन बढ़ता कैसे है, 1 से 2 कैसे हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। एक बार और एग्जाम्पल लेते हैं, नोट डाउन करिए इसको यहां तक। देखिए मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्ट इथेन इथेन टू ब्यूटेन। क्वेश्चन पूछा इथेन से बनाना है ब्यूटेन, 2 कार्बन का चेन है, उससे उसको 4 कार्बन का चेन बनाना है। एक का एल्केन था, एक का मीथेन था क्लोरोमीथेन, उससे 2 का चेन बना था। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इथेन, और इथेन से क्या बनाना है? ब्यूटेन। अब जरा ध्यान से देखो जरा, वुर्ज रिएक्शन क्या कहता है? वुर्ज रिएक्शन हेलो एल्केन पे अप्लाई होता है, एल्केन पे अप्लाई नहीं होता है। वो हेलो एल्केन से एल्केन बनाता है। लेकिन यहां पर आप क्वेश्चन अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहां ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है। तो सबसे पहले इस एल्केन को हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। यानी पहला स्टेप में क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, ये 2 स्टेप में खेला होगा। पहला स्टेप में एल्केन में इसमें जोड़ना पड़ेगा, एल्केन में हैलोजन, जिसको हम कहेंगे हैलोजिनेशन। और ऐसा करने से एल्केन से क्या बनेगा? इथेन से क्या बनेगा? क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन बनेगा। तो पहला स्टेप में क्लोरोइथेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन जो होता है वो हेलो एल्केन पे अप्लाई होता है, एल्केन पे अप्लाई नहीं होता है। अब जैसे ही ये क्लोरोइथेन बन जाएगा, अब दूसरा स्टेप में क्या करना होगा? यहां स्टेप 2 अप्लाई करेंगे और इसमें हम लगाएंगे वुर्ज रिएक्शन, है ना। तब जाकर के, यानी 2 स्टेप में पहले एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे
और जब हेलो एल्केन बनेगा तब वुर्ज रिएक्शन लगाएंगे, तब जाकर कार्बन चेन डबल होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी। एल्केन में डायरेक्ट वुर्ज रिएक्शन अप्लाई नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले आपके पास इथेन है, तो इथेन का मतलब क्या हो गया, CH3CH3। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो CH4 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना लेगा। अब हैलोजन जोड़ना है, तो हैलोजन जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। और आपको बताया गया है कि एल्केन में अगर हैलोजन जोड़ना हो तो क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं या Br2 लेते हैं, कोई भी हैलोजन तो लेना पड़ेगा ना। और साथ में साथ क्या लेते हैं, सनलाइट। तो होमोलिटिक फ्यूजन होगा और दोनों में से किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसके बदले क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन। और साथ में क्या बाहर होगा, एक हाइड्रोजन जो यहां से बाहर निकला 100 और यहां से एक क्लोरीन जो बच गया 100, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनकर बाहर हो जाएगा। और यहां पर क्या जुड़ गया, जरा देखो ध्यान से, CH3, जहां CH3 था, यहां किसी भी दोनों में से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और उस हाइड्रोजन के बदले क्या ऐड होगा, यहां आपने लिया है Cl2। साफ से लिखते हैं, यहां पे आपने क्या लिया है, Cl2 लिया है आपने, Cl2 क्लोरीन लिए हैं आप। Br2 अगर लेते, ब्रोमीन लेते, तो फिर यहां एक हाइड्रोजन हटता और उसके जगह पर उस हाइड्रोजन के बदले क्या हो जाता, एक ब्रोमीन जुड़ जाता और एक ब्रोमीन बचता 100 और यहां से एक हाइड्रोजन निकला 100, HBr बन जाता। इस प्रकार आपके पास इथेन था, तो इथेन से पहले आप क्या बना लेंगे, क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन, यही दोनों में से कोई बनाना है। अब ये एल्केन था, तो एल्केन से आपने क्या बना लिया, हेलो एल्केन। वेरी गुड। एल्केन से क्या बन गया बच्चों, हेलो एल्केन बन गया। नहीं समझ रहे हैं, एल्केन से क्या बन गया, हेलो एल्केन। ये हो गया पहला स्टेप। अब जब ये हेलो एल्केन बन गया तब आप दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे, वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1, सॉल्यूशन था ये, और सॉल्यूशन के अंतर्गत ये था स्टेप 1। और स्टेप 1 को हमने क्या नाम दिया, हैलोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम कहें हैलोजिनेशन। और कभी भी एल्केन में हैलोजन जोड़ना हो तो हैलोजन लेना होता है और साथ ही साथ H लेना पड़ता है, सनलाइट लेना पड़ता है। तो ये स्टेप 1 हुआ। अब हम इसके आगे स्टेप 2 करने जा रहे हैं, यहां तक कॉपी करिए। देखिए अब स्टेप 2 क्या होगा। अब स्टेप 2 में अप्लाई करेंगे वुर्ज रिएक्शन। पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप में क्या अप्लाई करेंगे, वुर्ज रिएक्शन। और वुर्ज रिएक्शन कार्बन चेन के लेंथ को डबल करता है। उसके लिए हेलो एल्केन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2 मॉलिक्यूल रहेगा तब ना। अभी क्या सिखाए, 1 से 2 नहीं होता है, 1 से 2 अपने आप कैसे हो जाएगा। कार्बन चेन बढ़ाने के लिए उसका मॉलिक्यूल भी 2 होना चाहिए। तो ये जो आपने हेलो एल्केन लिया ना, इसका 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो CH3 CH2 Cl ये जो बना है, इसका कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए, यहां कोफिशिएंट में 2 लगा देंगे। और साथ में क्या होना चाहिए, 2 सोडियम का एटम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। जैसे ही इसको देखेंगे समझ जाना है। अच्छा अब क्या होगा, तो पहला मॉलिक्यूल का CH3 CH2 पहला मॉलिक्यूल का, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल का आमने सामने से आएगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल का CH2 और CH3 कनेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। और साथ में 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर क्या बन जाएगा, तो 2NaCl। तो इस प्रकार से 2NaCl। और यहां पर आपके पास क्लोरोइथेन था, तो क्लोरोइथेन से आपने क्या बना दिया, ब्यूटेन बना दिया। क्या बना दिया, ब्यूटेन। तो क्वेश्चन क्या बोला था, इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन। तो पहले इथेन से क्या बनाएंगे, क्लोरोइथेन, और क्लोरोइथेन से वुर्ज रिएक्शन लगाकर क्या बनाएंगे, ब्यूटेन। सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया सर, नीचे वाला। अरे नहीं आया तो देखो कैसे नहीं आया, इसका मैकेनिज्म भी समझा देते हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा। सर क्या कह रहे हैं, इसका 2 मॉलिक्यूल है और आमने सामने रिएक्ट कर रहा है। CH3 CH2 Cl एक मॉलिक्यूल प्लस सोडियम, इसके 2 एटम है, प्लस एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसी का 2 मॉलिक्यूल है, उसको अलग से दिखा रहे हैं, Cl CH2 CH3। अब सर कह रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन बाहर, यहां सोडियम और क्लोरीन बाहर, तो ये वाला CH2 बच गया 100
और ये वाला जो CH2 है सो, तो CH3CH2 पहला वाला मॉलिक्यूल से और CH2CH3 दूसरा वाला मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो गया, और इस प्रकार 2 सोडियम क्लोराइड बाहर भी हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं जी? हैं? चलो नोट डाउन करो। समझ रहे हो भैया? चलो लिखो। तो इथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए बोला था, तो इथेन से ब्यूटेन कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट। अब हम एक होमवर्क देते हैं यहां से आपको करने के लिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, होमवर्क। आपके पास है प्रोपेन, और प्रोपेन से आपको बनाना है हेक्सेन। प्रोपेन से क्या बनाना है? हेक्सेन बनाना है। लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करो, अभी ही ट्राई करो। सर हमको ना सर प्रोपेन ही लिखने नहीं आता है सर। अरे भाई प्रोपेन लिखने नहीं आता है तब क्या किया जाए भाई तुम्हारे साथ? प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन। प्रोप मतलब 3 कार्बन। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या करना है? जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन सेट करना है। तो ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन और देंगे तब ना टोटल 4 बॉन्ड होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बायां 1 बॉन्ड दाहिना, 2 बॉन्ड बना रखा है, तो और 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो ये बन गया प्रोपेन। और प्रोपेन से क्या बनाने के लिए बोला गया है? हेक्सेन। तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, CH3 CH2 CH2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। चेन कितना ही लंबा क्यों नहीं हो, फर्स्ट और लास्ट में हमेशा CH3 होगा, और बीच में अगर कोई ब्रांच नहीं है तो सब जगह CH2 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 होगा। यानी कि ये प्रोपेन है और ये हेक्सेन है, यहां से ये बनाने बोला है। बन गया सर, आंसर आ गया। अरे ये आंसर है, ये तो आपने क्वेश्चन लिखा है। यहां से यहां जाना है तो कैसे जाएंगे? तो पहले सर ने क्या सिखाया? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना? हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन करके किसी भी फर्स्ट या लास्ट कार्बन में हैलोजन जोड़ दीजिएगा। हैलोजिनेशन के लिए क्या लीजिएगा? Cl2 और सनलाइट लीजिएगा, और ऐसा करके प्रोपेन से क्या बना लेना? क्लोरोप्रोपेन बना लेना। क्लोरोप्रोपेन बना लेना मतलब सर CH3 CH2 और CH3 की जगह CH2Cl कर लेना। अब इसका 2 मॉलिक्यूल लेना और दूसरा स्टेप में वुर्ज रिएक्शन लगा देना। ट्राई तो करो पहले यार, बनेगा कैसे नहीं? वुर्ज रिएक्शन लेना, कर देना। वुर्ज रिएक्शन के लिए क्या लेना पड़ता है सर? 2 सोडियम और ड्राई ईथर। बस इसको लिख देना है, ऐसे ही बन जाएगा। इतना भी आप कर दीजिएगा तो हम खुश हैं। चलो कोई बात नहीं, नोट डाउन करो, इसको लिख लो। आप अगर स्टेप में अच्छे से, जैसे भी मैं यहां बनाया वैसे अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, पर हिंट लिख लो आप। अब वैसे कुछ बचा नहीं है बनाने को, फिर भी लेकिन लिख लो। तो ये हो गया वुर्ज रिएक्शन, और आपने सीखा कार्बन चेन की लंबाई को कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वुर्ज रिएक्शन का? आप देख रहे हैं 3 का सीधा 6 हो जा रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वुर्ज रिएक्शन। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि इनमें से कौन लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब खामियां, कमी, लिमिटेशंस ऑफ वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन की कमी क्या है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? इट कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ, कार्बन चेन के लेंथ को तो इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन बट बाई ट्वाइस, लेकिन डायरेक्ट क्या कर देता है? बाई ट्वाइस, सीधा 2 गुना स्पीड से बढ़ा देता है। यानी कि अगर 1 कार्बन का चेन है तो उसको 2 का कर देगा, 2 का है तो 4 का कर देगा, 4 का है तो 8 का कर देगा, 8 का है तो 16 का कर देगा। यानी 1 से 2 और 2 से 3 नहीं करेगा, 3 से 4 नहीं करेगा, 3 से सीधा 6, 2 को सीधा 4, 5 को सीधा 10 कर देगा, डबल कर देगा इसका। तो ये इसका प्रॉब्लम यही है कि सीधा ट्वाइस से कार्बन चेन को बढ़ा देता है, पहला। और दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हेलोएल्केन, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हेलोएल्केन पे ही एप्लीकेबल है। अगर एल्केन आपके पास है तो एल्केन में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एंड नॉट इन एल्केन, एंड नॉट इन एल्केन, ये एल्केन में एप्लीकेबल नहीं है, हमेशा हेलो एल्केन में एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले एल्केन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब कन्वर्ट हो जाता है तब आप जाकर वुर्ज रिएक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। चलो तो ये इसका लिमिटेशन है, ये भी VVI है, इसको लिख लीजिएगा।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब कार्बन चेन घटा कैसे सकते हैं वो देखो। हाउ टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ, ये तो पहले क्वेश्चन हो गया था, सीधा लिखिए डिक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। डिक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के लेंथ को कम कैसे करेंगे, ये बहुत अच्छा चीज है। हाउ टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। अभी आपको मैंने ऑक्सीडेशन नहीं सिखाया है, इसीलिए हम डायरेक्ट बीच से बात करेंगे, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाकी है। आप नहीं जानते हैं कि हेलो एल्केन, अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसीलिए अभी हम पहले, अभी आप इतना समझिए। मान लीजिए आपके पास है, सपोज दैट क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेनोइक एसिड, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन। एक क्वेश्चन ये है, चलो एक हम बताते हैं और एक होमवर्क दे देंगे, ठीक है। कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन। इथेनोइक एसिड यानी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है और उससे 1 कार्बन का एल्केन बनाना है। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 कार्बन का एल्केन बनाना है, कार्बन चेन घटाना है। तो कैसे घटाते हैं वो सीखो। देखिए सबसे पहले आपके पास है एसिटिक एसिड, का मतलब है CH3COOH। अब ये एसिड है, तो एसिड का मतलब है कि O- और H+। अरे एसिड वही तो होता है जो H+ का त्याग करे। तो जब हाइड्रोजन यहां से प्लस बन के निकलेगा तो ऑक्सीजन पर क्या छोड़ जाएगा, माइनस। तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब इसको अगर हम बेस के साथ ट्रीट कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बेस के साथ इसको ट्रीट कर दें, ये एसिड है बाबू, एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड भी हो सकता है। और हमको अगर एसिड से सॉल्ट बनाना है तो एसिड से सॉल्ट कैसे बनेगा, तो इसको हमको बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। किससे ट्रीट करना पड़ेगा, बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसको हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो देखो बेस के साथ अगर मैं ट्रीट करता हूं तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 हिस्सों में स्प्लिट होगा, Na+ और OH-। अरे यार बेस है ना प्यारे, तो ये OH- का तो त्याग करेगा ही करेगा। और यहां का जो O- है, इस O- के पास कौन आ जाएगा, Na+। और यहां का जो H+ है, ये H+ किसके पास चला जाएगा, इस OH- के पास। और अल्टीमेटली आपके पास क्या रह जाएगा बताना जरा, ये जो CH3COO है, ऑक्सीजन पे माइनस था, इस माइनस के पास कौन आ जाएगा, Na+। कौन आ जाएगा, जहां O- था, O के साथ यहां H था, H+ के बदले कौन आ गया, Na+। और H+ और OH- दोनों मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। H+ और OH-, यहां का H+ और यहां का OH- क्या बन गया, H2O। अब देखो ये बन गया सॉल्ट, O पे माइनस और सोडियम पे प्लस। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये 2 कार्बन का सोडियम का सॉल्ट है, इसीलिए इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम, ये Na है इसलिए सोडियम, और 2 कार्बन और नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको बोल रहे हैं सोडियम एसीटेट। इसका नाम था एसिटिक एसिड, और ये एसिड था, इसको बेस के साथ ट्रीट किए। एसिड वो होता है जो H+ का त्याग करता है, बेस वो होता है जो OH- लिबरेट करता है। तो एक्सचेंज हुआ, प्लस माइनस एक्सचेंज हुआ, और एसिड और बेस मिलकर क्या प्रोड्यूस किया, सॉल्ट। अब जैसे ही ये सॉल्ट आप देखिएगा, देखते ही अब अगला स्टेप में क्या करना है वो देखना। अब इसको फिर से ट्रीट करना है NaOH और साथ में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस दोनों के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। जब ध्यान समझना, यहां पे यहीं पे मेन खेला है, ये मेन खेला यही है। ये स्टेबल था, उसको अनस्टेबल किए हैं, सॉल्ट बनाए हैं। ये हो गया सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडा आया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है। तो चूना को हम लोग पानी में घोलते हैं, लेकिन यहां चूना को पानी में नहीं घोला गया है, चूना को सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में घोला गया है। इसीलिए चूना पानी का घोल नहीं है, ये चूना और बेस का घोल होने के कारण तो लाइमस्टोन के लिए लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सोडा। ऐसा करने से इसका नाम जो मिक्सचर बना,
इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सोडा लाइम कहते हैं। यानी जब भी आपके पास सोडियम एसीटेट बने तो उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करो। अब आप सोचेंगे सर सोडा लाइम के साथ ही क्यों ट्रीट करें, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, बहुत जरूरी बात हम यहां समझाना चाहते हैं। थोड़ा समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए हम एक छोटा एग्जांपल देख समझाना चाहते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो अगर हम आपसे कहें कि NaOH ये एक बेस होता है, ठीक है, तो जब ये अकेले रहेगा ना तो ये Na+ और OH- में लिबरेट होगा। ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्ट एज बेस, जब अकेले रहेगा तब। बट अगर यही सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने, यानी इसी बेस के सामने इससे भी पावरफुल बेस रख दें, कैल्शियम ऑक्साइड, इससे भी पावरफुल बेस रख दें, ये भी बेस है और इससे भी पावरफुल बेस है, तो इसके सामने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो NaO- और साथ ही साथ H+ में टूटेगा। यानी जो OH- का त्याग कर रहा था, अब थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम खाली बता रहे हैं, एक्ट एज एसिड। थोड़ी देर के लिए समझिए कि एक बेस के सामने जब उससे भी पावरफुल बेस आ जाए तो दूसरा जो कमजोर वाला बेस है वो एसिड की तरह ट्रीट करेगा, H+ आयन लिबरेट करेगा। ये समझाने के लिए खाली हम ये बात बता रहे हैं, ऐसा समझो। तो यहां पर ये जो NaOH और CaO जो आप लिए हैं ना, ये इस प्रकार से टूटेगा, NaO और H+ अलग अलग हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये दो हिस्सों में टूटेगा, NaO, हाँ, और साथ में क्या टूटेगा, H+। अब एक काम से देखो, ध्यान से समझो जरा। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला, और साथ में ये वाला पोर्शन, जरा दोनों को मिलाओ, जो रेड सर्कल के अंदर उसको दोनों को जोड़ के मिलाओ, क्या बनता है? ये ऐसा इसलिए टूटा, ये NaO- है ना, ध्यान समझिएगा, ये NaO- है और ये H+ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अकेले रहता तो ऐसे टूटता, मैं क्या कह रहा हूं समझो ना, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैसे टूट रहा है, NaO- और H+ में। तो ये NaOH जो है, ये जो NaOH है ये इस प्रकार से टूट रहा है, NaO- और H+, और यहां का NaO- और यहां का पूरा COONA, इन सर्कल के अंदर जितना चीज उसको मिला के एक साथ बोलो क्या बन रहा है। तो ये Na और ये Na, कितना Na हुआ, तो 2 Na हुआ, Na2, एक Na और एक Na, कितना Na, 2 Na, और कार्बन कितना है, 1। सर्कल के अंदर, रेड सर्कल के अंदर क्या क्या है वो देखो, एक सोडियम और एक सोडियम, 2 सोडियम, कार्बन की संख्या कितनी, 1, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और इस प्रकार ये सोडियम कार्बोनेट बनकर बाहर हो जाएगा। क्या बनकर बाहर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनकर बाहर हो जाएगा। और यहां बचा क्या, यहां शेष क्या बचा, CH3, क्या बच गया यहां पर, CH3 खाली बच गया व्हाइट वाला, तो ये CH3, और यहां पर क्या बच गया, पीला वाला H, तो पीला वाला जो H बच गया, ये H आपस में कनेक्ट होगा। बताओ बच्चों, क्या इसी को हम मिला के लिख सकते हैं, CH4, तो ये बन गया मीथेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीथेन, और साथ में उधर क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो कभी भी आज के बाद कार्बन चेन घटाना हो तो घटाने के लिए आपके पास हमेशा एसिटिक एसिड या एसिड होना चाहिए, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, उसको बेस के साथ ट्रीट करके पहले सॉल्ट बनाना चाहिए। ये सॉल्ट है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। तो ये एसिड था इसीलिए इसको बेस के साथ ट्रीट किए तो ये सॉल्ट बन गया, और साथ में वाटर लिबरेट किया। अब ये जो सॉल्ट बना उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट किए। क्यों सोडा लाइम के साथ, ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार NaO- और H+ लिबरेट कर सके, और इसका NaO- इस COONA को एक साथ खींच के बाहर आए। कभी अब आप कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कार्बन चेन को घटा रहे हैं। तो भैया जब कार्बन चेन को आप घटा रहे हैं तो कार्बन चेन निकलना भी तो चाहिए। तो यहां से एक कार्बन जो है ना, ये कार्बोनेट के फॉर्म में, देखो ये जो C देख रहे हैं ना आप, ये जो C है वो यही वाला कार्बन है, और ये कार्बोनेट के फॉर्म में C बाहर आ गया, और इसीलिए कार्बन चेन छोटा हो गया। तो 1 by 1 कार्बन चेन छोटा होता है। तो इस प्रकार से अगर 2 कार्बन का है तो एक कार्बन का एल्केन बन गया। क्वेश्चन क्या था, इथेनोइक एसिड से मीथेन बनाना था। एकदम अच्छे से ध्यान से समझो इसको, जैसे जैसे लिखे हैं हर चीज को क्लियर करते जाना, पूरा सर्कल करते जाना, कौन कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, और इसी के आधार पर वीडियो को पॉज करो
और मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं, अभी यहीं पे मेरे सामने, अभी करो इसको। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, एक मैंने बता दिया और दूसरा मैं अभी आपको करने के लिए दे रहा हूं। आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का मतलब है CH3 CH2 COOH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। और इससे आपको बनाकर दिखाना है इथेन, यानी कि CH3 CH3 बनाकर दिखाना है। और बिल्कुल यही वाला स्टेप, 2 स्टेप फॉलो होगा। ध्यान से करो और मेरे को बनाकर दिखाओ ये वाला सवाल। प्रोपेनोइक एसिड से इथेन बनाकर दिखाइए। प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनाकर दिखाना है? इथेन। ट्राई कीजिए, होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, जगह मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी करिए। अभी पढ़ रहे हैं तो अभी कीजिए, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपको कार्बन चेन बढ़ाना आ गया, कार्बन चेन घटाना आ गया। तो ये हो गया वुर्ज रिएक्शन और डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। ये होमवर्क है, अगर बन जाएगा तो कमेंट कीजिएगा यस सर बन गया, नहीं बना तो बोलिएगा सर डाउट है। उसके बाद अगला मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है प्यारे, चलो कॉपी करो, बनाओ।